नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। विदेश मंत्रालय बोला पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, नेता बोले ये पूरी तरह बेतुका। क्या खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी? ईरान ने भेजा न्योता। चीन से 24 फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश, भारत की चिंता बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जांच पर शंकराचार्य बोले जिसने चोरी की वही जांच कैसे करेगा। महुआ मोइत्रा ने की शुभेंदु अधिकारी की तारीफ, बोली मुश्किल वक्त में शुभेंदु ने दिया था साथ। सरकार ने कह दिया है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है और ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने पूछा कि क्या ये यात्रा दस्तावेज विदेशियों को भी जारी होता है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमईए और कितना बेतुका साबित होगा। आदित्य ठाकरे ने पूछा, पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस किस चीज की जांच करती है? क्या हमारा देश गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के तौर पर पासपोर्ट देता है? जावेद अख्तर ने पूछा, तो क्या वो कुछ लोगों को ये यात्रा दस्तावेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हैं? ये बात बेतुकी है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा, ऐसा लगता है कि आज के समय में भारत की नागरिकता का एकमात्र सबूत हिंदू होना और बीजेपी को वोट देना है। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। ईरान ने अयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा है। अयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार अगले महीने होने जा रहा है। तेहरान में हुए हवाई हमले में उनकी मौत के बाद अब ईरान में तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को अंतिम संस्कार का इनवाइट भेजा। यह औपचारिक निमंत्रण नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के जरिए विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई से तेहरान में शुरू होगी। इसके बाद 9 जुलाई को उन्हें बाकी गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वो भारत की तरफ से इस कार्यक्रम में कौन शामिल होगा। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान 24 नए J-10CE फाइटर जेट खरीदने की डील हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं इस साल अगस्त तक इस डील पर मोहर लग जाएगी। ये सभी विमान 4.5 जनरेशन के बेहद आधुनिक और ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना में कर रहा है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई झड़पों में तैनात किया गया था, जहां इसने भारतीय वायुसेना के जेट विमानों का मुकाबला किया था। रक्षा जानकारों के मुताबिक ये डील बांग्लादेश की वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। लंबे समय से बांग्लादेश पुराने रूसी और चीनी विमानों पर ही निर्भर रहा है। इस नए समझौते से बांग्लादेश की चीन पर सैन्य निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही भारत के पूर्वी पड़ोसी देश में चीन का सैन्य और कूटनीतिक दबदबा भी मजबूत होगा। ब्राजील के एक पत्रकार ने दावा किया था कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मारने की साजिश रची थी। ये दावा जिनेवा में चल रही ईरान शांति वार्ता के दौरान का बताया गया। इस रिपोर्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया, लेकिन जल्द ही पाकिस्तानी पत्रकारों और विश्लेषकों ने इस सनसनीखेज दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि इस कहानी में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। दरअसल पाकिस्तान और इजरायल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं और दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर भी दोनों देशों में तनातनी चल रही है। ऐसे समय में इस तरह की अफवाहों का आना माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिसने चोरी की वही जांच कैसे कर सकता है? वहां उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार व्यवस्था में लगी है तो जांच वही क्यों करेंगे? जांच तो वो करेगा जो उस पक्ष में पहले से ना हो, जो निष्पक्ष हो। सरकार से क्या न्याय की उम्मीद होगी? उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनका शुभेंदु अधिकारी से भावनात्मक रिश्ता रहा है और राजनीति अलग होने के बावजूद वो उनके सहयोग को कभी नहीं भूल सकती। महुआ ने बताया कि इस साल 2014 में जब उन्हें लोकसभा टिकट नहीं मिला था तो वह पूरी रात रोई थी और उस मुश्किल समय में शुभेंदु अधिकारी ने उनका हौसला बढ़ाया था। महुआ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था तब पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं आए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनकी पहली रैली में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें जो समर्थन मिला उसे वो आज भी याद रखती हैं। हालांकि महुआ ने साफ किया कि अब दोनों की बातचीत नहीं होती क्योंकि उनकी राजनीतिक राहें अलग हो चुकी हैं, लेकिन इस बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टीएमसी में बगावत का दौर जारी है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा से पहले जल्द सुनवाई की मांग की थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है, इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई जरूरी है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस केस की सुनवाई तय प्रक्रिया के तहत ही होगी और इसमें किसी तरह की अर्जेंसी नहीं मानी जा सकती। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अभिषेक बनर्जी कई मामलों और जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। उन पर राज्य विधानसभा सिग्नेचर फ्रॉड केस और चुनावी रैलियों में भड़काऊ बयान देने के आरोपों की जांच चल रही है। इसके अलावा भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि उनके विदेश यात्रा पर कोई कानूनी रोक नहीं है। मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के गंभीर मामले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। मांडी इलाके की एक दोना बनाने वाली फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी कर 12 मजदूरों को मुक्त कराया, जिसके बाद इस मामले पर देश की राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे बेहद चौंकाने वाला और अमानवीय बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था का नतीजा है, जहां गरीब मजदूरों को बेरहमी से शोषण का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को न सिर्फ बिना मजदूरी काम कराया गया बल्कि उन्हें कुत्तों से कटवाने, कोड़ों से पीटने और भाले से चोट पहुंचाने जैसी अमानवीय यातनाएं दी गईं। राहुल ने यह भी कहा कि जब रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कमजोर होती है तो सबसे कमजोर वर्ग ऐसे शोषण के जाल में फंस जाता है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि मजदूरों को करीब 2 साल तक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें 24 घंटे काम कराया जाता था और खाने के नाम पर सिर्फ नमक रोटी दी जाती थी। आरोप है कि उनके मोबाइल और पहचान पत्र छीन लिए गए थे ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सकें। विरोध करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। फैक्ट्री में डराने के लिए पिटबुल कुत्ते भी रखे गए थे। एक मजदूर के भागकर पुलिस तक पहुंचने के बाद पूरा मामला सामने आया और छापेमारी कर सभी को मुक्त कराया गया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर जमकर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान लगभग हार मानने की स्थिति में पहुंच गया था और अमेरिका की शर्तें स्वीकार करने को तैयार था। ट्रंप के मुताबिक कई दशकों बाद ईरान अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान कर रहा था, लेकिन तभी अमेरिकी सीनेट ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरा मामला बदल गया। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले से ट्रंप बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सीनेट की इस वोटिंग ने ईरान को यह संदेश दिया है कि अमेरिका उनके खिलाफ एकजुट नहीं है। ट्रंप का आरोप है इस फैसले ने दुश्मन का मनोबल बढ़ाया है और उनकी रणनीति को नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने खास तौर पर उन रिपब्लिकन सांसदों को निशाने पर लिया जिन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने ऐसे सांसदों को लूजर बताते हुए कहा कि नेताओं ने उनका काम और मुश्किल कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की तरफ से उनके लोगों से सवाल पूछा गया कि आखिर अमेरिका के भीतर यह विरोध क्यों हो रहा है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.